हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड 2024 का सेट बी सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे सेक्शन ए के जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हमने डिस्कस करवा दिए थे। आज हम सेक्शन बी के जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो IUPAC नेम करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि रूल्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल होता है उसके अंदर वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करने के दौरान सबसे पहले जो यहाँ पे जो कटायनिक स्पीसी होती है या फिर जो काउंटर आयन स्पीसी होती है उनका नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? कटायनिक स्पीसी का नाम लिखा जाता है जो यहाँ पर लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पे लगी हुई है लेकिन इस वाले कंपाउंड के अंदर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा रूल आप क्या कहते हैं? दूसरा रूल कहता है कि कटायनिक स्पीसी का नाम लिखने के बाद में फिर आप किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और सभी लिगेंड्स का नाम किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। तीसरी बात वो क्या कहता है? तीसरी बात वो कहता है स्मॉल लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद में हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम। जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ये है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ये है। किसका नाम लिखते हैं हम? सेंट्रल मेटल एटम का। और जो चौथा रूल है हमारा, चौथे रूल के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद में क्या लिखी जाती है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है रोमन वर्ड्स के अंदर। अब रोमन वर्ड्स कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक को लिखते थे तो हम किस तरीके से लिखते थे? इस फॉर्म में लिखते थे। जब हम दो को लिखते थे तो हम इस फॉर्म में लिखते थे। जब हम तीन को लिखते थे तो हम इस फॉर्म में लिखते थे। तो इनको हम क्या कहते थे? रोमन वर्ड्स कहते थे। ठीक है, और लास्ट में जो रूल आता है वो क्या कहता है कि हम किसका नाम लिखते हैं? अनायनिक स्पीसी का नाम लिखते हैं। लास्ट में आ जाती है हमारी अनायनिक स्पीसी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका नाम कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है? कटायनिक का स्पीसी जो कि यहाँ पे नहीं लगी हुई है तो हम इसे क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। फिर हमें नाम लिखना है लिगेंड्स का, तो लिगेंड्स ये है। यहाँ पे लिगेंड्स कौन कौन से हैं? ये। अब इन जो लिगेंड्स का जो नाम लिखा जाएगा यहाँ पे वो कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये लगा हुआ है अमीन ग्रुप। ये लगा हुआ है अमीन ग्रुप। ठीक है, और ये लगा हुआ है कार्बोनेट ग्रुप। कार्बोनेट ग्रुप। ठीक है, अब अमीन ग्रुप में देखो पहले अक्षर को हम क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। तो ए वाला नाम पहले आता है, सी वाला नाम बाद में आता है। तो देखो अमीन कितने लगे हुए हैं? 5, तो ये बन जाएगा पेंटा अमीन। पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। ठीक है, फिर क्या है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है। आपने देखा होगा कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, तो जिस भी लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका नाम जो एंड होता है वो किसके द्वारा होता है? O के द्वारा एंड होता है। मतलब लास्ट में क्या आता है? नाम के एंड पे O आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो लिखा जाएगा। तो पेंटा अमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फिर किसका नाम लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? कोबाल्ट है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगी? ब्रैकेट में लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास में ये कंपाउंड है CONH3 5 CO3 और बाहर क्या है? क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो जिस भी स्पीसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, प्लस में। अब लिगेंड्स देखो यहाँ पे 5 लिगेंड है, अमीन ग्रुप अटैच है तो हमने 5 लिख दिया। अमीन क्या होता है? एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। प्लस कार्बोनेट एक अटैच है और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? हमने अभी बताया -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -2 इसका चार्ज हो जाएगा। बराबर बराबर में क्या लिखा जाता है? जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होता है वो लिखा जाता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा इसका चार्ज क्या आएगा? देखो अगर यहाँ पे अनायनिक स्पीसी अटैच है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? -1। अब माइनस वाली स्पीसी किसके पास जाती है? +1 के पास। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो बराबर में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे +1। अब x - 2 = 1, x = क्या बन जाएगा? 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +3। तो इसका नाम क्या बन गया? पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3। और लास्ट में किसका नाम लिखा जाता है? अनायनिक स्पीसी का। तो अनाइन क्या है? क्लोराइड है। तो अब क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो ये है आपका IUPAC नाम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक बार मैं साफ कर लेता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो हमने अभी भी पढ़ा है कि हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कटायनिक स्पीसी का नाम लिखते हैं। कटायनिक स्पीसी क्या है? हमारे पास में पोटासियम है तो हम सबसे पहले इसी का नाम लिख देंगे पोटासियम। फिर हमारे पास में क्या लिखा जाता है? लिगेंड का नाम लिखा जाता है। अब लिगेंड क्या है? देखो ये जो ग्रुप है इसे बोला जाता है ऑक्सालेटो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो आप क्या लगा देंगे? 3 के लिए ट्राई लगा देंगे और ये ग्रुप का नाम है ऑक्सालेटो तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सालेटो। ठीक है, फिर किसका नाम लिखा जाता है? फिर लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? आयरन है। तो आप क्या लिखेंगे? देखो आयरन या फिर फेरस है। आयरन को ही क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। तो अब इसका नाम फेरस लिखा जाए। देखो 2 तरीके से लिखा जाएगा इसका नाम। या तो हम इसका नाम लिख सकते हैं फेरस
या फिर हम इसका नाम लिख सकते हैं फेरेट। अब डिपेंड करता है कि कौन सा नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ये कौन बताएगा? ये बताएगा कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर क्या चार्ज है। अब देखो पोटासियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है ना। अब 3 पोटासियम, तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा? +3 चार्ज हो जाएगा। अब +3 वाली चीज किसके पास जाएगी? -3 के पास जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? -3 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर -3 चार्ज किसी भी लिगेंड के ऊपर आ जाता है, तो मेटल के ऊपर अगर आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? 8 से एंड करते हैं। किससे एंड करते हैं? 8 से। तो इस फेरस का नाम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? फेरेट लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पोटासियम ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट। फेरेट। और फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? इसको आप क्या मान लोगे? देखो, इसको मान लोगे x। ठीक है, अब देखो चार्ज ऊपर क्या चार्ज है? -3, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है -2। क्या चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। अब कितने लिगेंड अटैच है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? -3 बराबर में है, तो -3 हो जाएगा। अब x - 6 बराबर में है -3, -6 वहाँ पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो x = -3 प्लस में 6, x = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? फेरेट 3 इज द IUPAC नेम ऑफ सेकंड कंपाउंड। तो ये आपका क्या बन गया? सेकंड कंपाउंड का IUPAC नेम बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल ब्रोमाइड। देखो, मिथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है? ब्रोमीन ग्रुप। ब्रोमीन ग्रुप क्या है? किसी से अटैच है। अब हमें पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन ने ब्रोमीन से बना लिया, बाकी के कौन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, अब उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? सोडियम के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है? ड्राई इथर के। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, आपने ये रिएक्शन सुनी होगी, ये जो रिएक्शन है वो वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, तो आपने क्या लिखना होता है? उनकी रिएक्शंस लिख के बतानी होती है कि कैसे लिखी जाती है। तो देखो, मिथाइल ब्रोमाइड जब क्या करता है? एक सोडियम से रिएक्ट करता है। अब देखो, वुड्स रिएक्शन में कितने सोडियम मेटल लिए जाते थे? 2 सोडियम मेटल लिए जाते थे। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई इथर की प्रेजेंस में। अब हम ड्राई इथर यहाँ पे लिख देते हैं एरो के ऊपर। ठीक है, ये क्या है? हमारे सोडियम मेटल है। ठीक है, अब देखो, वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? वुड्स रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती थी सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मुझे इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो ये भी क्या है? 2 मोल है बस। किसके? मिथाइल ब्रोमाइड के। तो मिथाइल ब्रोमाइड जब सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा, तो देखो 2 सोडियम मेटल हैं। अब यहाँ पे ब्रोमीन भी कितनी बन चुकी हैं? 2 बन चुकी हैं। तो क्या निकल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे? सोडियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और बचे क्या? ये 2 मॉलिक्यूल जो बचते हैं, इथेन मॉलिक्यूल जो बचते हैं, वो आपस में अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3। देखो, एक मॉलिक्यूल ये है CH3 और दूसरा भी इसी का मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। और आपके पास में क्या बन जाता है? इथेन बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन क्या करती है, तो आप क्या लिख के आएंगे? व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, देन इट प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड विल बी इथेन। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेन बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन कहता है इथाइल क्लोराइड। अब देखो, इथ का मतलब क्या होता है? इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो 2 कार्बन बना लीजिए आप, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब देखो, आइल से आप कंफ्यूज ना होना कि मतलब एन, ईन या फिर आइन है। देखो, वो अलग मैटर है। जो एन होता है या जो ईन होता है या जो आइन होता है, ये बताता है हमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बताता है हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बताता है हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जो IL होता है, YL जो होता है, इथाइल, ये केवल सिंगल बॉन्ड को ही दर्शाता है। ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए। क्या कह रहा है? क्लोराइड, यानी एक कार्बन क्लोराइड से भी अटैच है। अब हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इसके साथ में बना रखा है, इस कार्बन ने ये वाला बना रखा, तो 3 क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन ने इसके साथ में एक बॉन्ड बना रखा है, एक इसके साथ में बना रखा है, तो 2 तो बने हुए हैं, 2 क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। और ये इथाइल क्लोराइड किससे ट्रीट करता है? जब एक्वियस KOH से ट्रीट करता है तो होता क्या? देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ये किसका सिंबल होता है? हीट का सिंबल होता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से तो क्लोराइड आयन और यहाँ से पोटासियम आयन क्या बन के बाहर निकल जाते हैं? ये बन के बाहर निकल जाते हैं, -KCl बन के बाहर निकल जाते हैं। और ये जो OH मॉलिक्यूल बचता है, वो OH मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच हो जाता है। तो आपका क्या बन जाता है? देखो, CH3 CH2, ये तो एज इट इज रहेंगे, CH3 CH2। और ये जो OH मॉलिक्यूल है वो क्या आ गया है? यहाँ पे अटैच हो गया है। तो ये आपका बन जाता है। तो इनके नाम लिख लेंगे आप इनके नीचे। 1 नंबर में आपको ये लिख के आने पड़ेंगे भाई, तभी आपको पूरा नंबर मिलता है। इथाइल क्लोराइड, ये क्या है? एक्वियस KOH है। ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का इथ आ गया, सिंगल बॉन्ड है उसका एन आ गया, और OH ग्रुप का क्या लगता है? ओल लगता है। तो इथेनॉल आपका बनके रेडी हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है
एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, देखो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारे पास में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप है। और कह रहा है कि जो OH ग्रुप होता है वो बेंजीन के किस तरीके से एक्टिवेट करता है, बेंजीन रिंग को किस तरीके से एक्टिवेट करता है, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करता है, वो अटैक करता है किसी नेगेटिवली चार्ज के ऊपर, किसी नेगेटिव चार्ज स्पीसी के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और उसकी जगह ले लेता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज कहीं पे अटैच है और उसकी जगह कोई चीज आकर ले ले, तो उन रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर वो जगह किसने ली हो, इलेक्ट्रोफाइल ने ली हो, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं हम कि आखिर ये होता क्या है, आंसर कैसे बनता है इसका। तो देखो इस पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। हमें पता है कि जो OH ग्रुप होता है, सबसे पहला पॉइंट है एज वी नो दैट हम क्या क्या जानते हैं इसके बारे में। देखो एज वी नो दैट कि जो OH ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो एज वी नो दैट क्या जानते हैं, पहला पॉइंट जानते हैं, एज वी नो दैट OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह लो, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो हमें पता है कि इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगी, रेजोनेंस प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और रेजोनेंस प्रोसेस अगर इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाली स्पीसी मूवमेंट करते रहते हैं और ये वाली स्पीसी मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रोसेस जो चल रही है वो क्या चल रही है, रेजोनेंस प्रोसेस चल रही है, इसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलने लगी है और नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होने लगी। तो इसकी वजह से जैसे जैसे OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी आसानी से क्या कर सकेंगी, अटैक कर सकेंगी। तो इसीलिए क्या करता है, जो OH ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, समझ लेते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप which increases the electron density of benzene ring that's why जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन इट, that's why इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक ऑन इट। सो वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो OH ग्रुप है वो क्या कर सकता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर सकता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और हमें क्या बताना है, इनका प्रोडक्ट्स बताना है कि क्या बनेगा। तो देखो अब ये क्या है, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है ये इथर दे रखे हैं, ये भी इथर है और ये भी क्या है, नीचे वाला भी इथर है। लेकिन हमें पहचानना है कि ये रिएक्शन चलेगी कैसे। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना होता है जिसमें कुछ बातें आती हैं इथर को लेके। क्या बातें आती हैं, सबसे पहली जो बात आती है कि जो ऑक्सी ग्रुप होता है, जो O ग्रुप होता है इथर के अंदर, जो O ग्रुप होता है वो हमेशा ही बिगर अल्काइल ग्रुप के साथ में रहता है। किसके साथ रहता है, O ग्रुप हमेशा ही बिगर अल्काइल ग्रुप के साथ में रहता है, बिगर अल्काइल ग्रुप के साथ में रहता है, केवल टर्सरी केस को छोड़ के। ये बात कहाँ लागू नहीं होगी, टर्सरी इथर के केस में ये बात लागू नहीं होगी। अगर टर्सरी इथर होता है तो उस केस में जो O ग्रुप होता है वो किसके साथ रहना पसंद करता है, वो स्मॉल ग्रुप के साथ में रहना पसंद करता है। बस ये कंसेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन को लेके। तो देख लेते हैं, देखो ये वाला O ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, देखो 2 कार्बन से अटैच है। तो अगर ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये कौन सा इथर बन गया, ये बन गया सेकेंडरी इथर हमारा, है ना। और यहाँ पे देखो O ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, देखो 3 कार्बन से अटैच है और 3 कार्बन से अटैच है तो ये कौन सा बन गया हमारा, टर्सरी इथर बन गया, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, O ग्रुप किसके साथ रहेगा, सेकेंडरी इथर के केस में क्या बताया था, सभी के केस में जो O ग्रुप है वो बिगर अल्काइल ग्रुप के साथ में रहेगा, यानी जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। और बॉन्ड क्लीवेज अगर यहाँ से होगा तो यहाँ से ये वाला होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव वाली स्पीसी कहाँ जाती है, हमेशा ही नेगेटिव के पास में, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव वाली स्पीसी जाती है नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाली स्पीसी जाती है पॉजिटिव के पास में। तो प्रोडक्ट आपके क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं, एक तो आपका बन जाता है फिनॉल, यहाँ पे इसको हम कहेंगे फिनॉल, और सेकंड जो प्रोडक्ट बन जाता है आपका देखो C2H5Br। तो क्या नाम है इसका, ब्रोमो इथेन, C2H5Br। कोई नाम पूछ ले आपसे तो आप क्या बताएंगे, ब्रोमो इथेन, ठीक है।
चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर ये टर्सरी ईथर है तो जो O ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल ग्रुप के पास में जाएगा। तो देखो अब O ग्रुप जो है वो किसके पास जाएगा, स्मॉल ग्रुप के पास में। तो स्मॉल ग्रुप क्या है, स्मॉल ग्रुप तो यही है। तो बॉन्ड कहाँ से क्लीवेज होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा। तो देखो HI है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हमें पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली स्पीसी कहाँ जाती है, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाली स्पीसी कहाँ जाती है, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा आपका इथेनॉल C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। और सेकंड जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, देखो CH3 थ्राइस कार्बन, और इसके पास में क्या आ रहा है, आयोडीन, यानी आयोडाइड का प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो CH3 थ्राइस कार्बन था, इसके पास में कार्बन था, और यहाँ पर क्या आ गया, आयोडीन आ गया। तो यहाँ पे हम आयोडीन अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वो कह रहा है कि हमारे पास में कोई रिएक्शन दी गई है और उनमें आपने सिर्फ A और B के क्या बताने हैं, स्ट्रक्चर बताने हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको रिएजेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करते हैं, है ना। तो देखो ये क्या होता है, कहीं पे भी आपको कुछ इस टाइप का दिख जाए, निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन दिख जाए, या फिर प्लेटिनम ओब्लिक में हाइड्रोजन दिख जाए, या फिर पैलेडियम ओब्लिक में हाइड्रोजन दिख जाए, या फिर टीन ओब्लिक में HCl दिख जाए, या फिर पैलेडियम ओब्लिक में PaSO4 दिख जाए, या फिर LiAlH4 दिख जाए। तो इन सभी का काम क्या होता है, या फिर क्या दिख जाए, जो हमारा दिया गया है आयरन ओब्लिक में HCl दिख जाए। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को क्या करना, रिमूव करना, और हाइड्रोजन को क्या करना, ऐड करना। ये इनका क्या होता है, काम होता है। तो देखो आयरन ओब्लिक में HCl लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटा देगा। तो देखो यहाँ पे अगर ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से हट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगी और इसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NH2। देखो ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन के स्थान पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर ए तो साफ क्लियर है कि यहाँ से क्या बन रहा है, नाइट्रो बेंजीन है आपके पास में, यहाँ पे आपका बन जाएगा एनिलीन, या इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हट गई, आपकी क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन जुड़ गई है, ठीक है। और अगर बाहर आपसे पूछ लिया जाए कि बाहर एज ए मतलब जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, देखो अब एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलते हैं, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के चली जाती है। अब देखो एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2+ में HCl होती है, आपने अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस करी होंगी तो वहाँ पे आपने डाइजोनियम रिएक्शन का नाम जरूर पढ़ा होगा। डाइजोनियम रिएक्शन काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और डाइजोनियम रिएक्शन में क्या बनता है, जब आपकी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2+ में HCl और 273 केल्विन टेम्परेचर पे करवाई जाती है, तब आपका बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो बी प्रोडक्ट बनता है C6H5N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। इसका नाम पूछ ले कोई तो क्या बताएंगे आप, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। देखो SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, या फिर बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में 2 मैकेनिज्म पढ़े होंगे, एक तो आपने पढ़ा होगा SN1 और एक पढ़ा होगा आपने SN2। हम यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा कि एक मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा SN1, दूसरा मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा SN2 रिएक्शन, है ना। तो जो SN2 रिएक्शन होती है उन्हें फेवर कौन करता है, सबसे पहले आप जो रिएक्टेंट लेके चलते हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उन्हें ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। और जो SN1 होते हैं उन्हें टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिया जाता है कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन शो करता है, तो सबसे फास्ट शो रिएक्शन करते हैं प्राइमरी, फिर करते हैं सेकेंडरी और फिर करते हैं टर्सरी। और इसी के केस में अगर आपसे SN1 मैकेनिज्म का पूछ लिया जाता तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से अल्काइल हैलाइड आपको दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, और अगर 2 कार्बन से अटैच है तो ये कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, और अगर 3 कार्बन से अटैच है तो कौन सा अल्काइल हैलाइड आपका बन जाएगा, ये
टर्सरी अल्काइल हैलाइड आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, देखो ये वाला कार्बन तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो अगर ये एक कार्बन से अटैच है तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखो अब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, देखो यहाँ पे कितने हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर यहाँ पे तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि SN2 रिएक्शन किस में फास्ट चलेगी। देखो यहाँ पे तो हमें साफ पता चल रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो यहाँ पे सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इस वाले का क्या होगा, जो SN2 मैकेनिज्म होगा वो सबसे फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस। अब बात आती है, ओह ये मैकेनिज्म तो शायद सेम हो गए दोनों ही, नहीं सेम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो अब क्या है इनकी पोजीशंस के ऊपर, देखो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 4 है 5 है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होता है इनके मतलब इनकी जो मतलब ये जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, है ना। और ये वाले जो ग्रुप होते हैं इनको कैसा पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पढ़ा जाता है, यानी ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा डोनेट कर रहे होंगे, और ये क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब और पास में मतलब डोनेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा मतलब क्राउडेड एरिया है, देखो पास में क्राउडेड एरिया क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, ये दूर है, ये क्या है, दूर है। और SN2 रिएक्शन हमेशा किसमें चलती है, SN2 रिएक्शन में क्या पढ़ा जाता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, और जो वहाँ पे जो अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसे हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये दूर प्रेजेंट है, मतलब क्राउडेड क्या है, कम है, और वहां पे क्या है, क्राउड थोड़ा सा ज्यादा है। तो जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ही रिएक्शन क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दिस वन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखो डीनेचुरेशन प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसके इफेक्ट बता पाएंगे, है ना। अब क्या होता है, प्रोटीन की जो प्रोटीन होता है हमारा, जो कई सारे अमीनो एसिड से मिलके बनता है प्रोटीन, उसकी एक स्टेबल फॉर्म होती है, उसकी क्या होती है, एक स्टेबल फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन, उसे कहा जाता है नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। और जब प्रोटीन की नेटिव स्टेट टूट जाती है, या आप कह सकते हैं कि उसकी प्रोटीन की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो क्या हो जाता है, जब नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं डिसरप्ट हो जाती है, डिसरप्टेड हो जाती है, ठीक है, डिसरप्टेड हो जाती है, किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ, या तो आप क्या करें उसके अंदर पीएच चेंज ले आएं, पीएच चेंज ले आएं, या फिर क्या करें टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, ठीक है, या फिर आप क्या कर दें कोई साल्ट उसके अंदर डाल दें, सॉल्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो इनके एक्शन की वजह से जब नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचुरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस during which native state of protein loses its native state is known as denaturation process। आप लिख सकते हैं the process in which protein loses its native state is called denaturation process, उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये पूछ क्या रहा है कि उससे अफेक्ट क्या क्या पड़ता है, तो देखो हम अफेक्ट बता देते हैं क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। सबसे पहला जो अफेक्ट पड़ रहा है कि जो प्रोटीन की नेटिव स्टेट क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द ब्रेक इट इन विच नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन इज ब्रेक डाउन, नेटिव स्टेट of protein getting breaked, वो क्या होती है, वो टूट जाती है। आप सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, पीएच चेंज कर देते हैं, या फिर आप क्या कर देते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस, क्योंकि वही होती है डीनेचुरेशन प्रोसेस, डीनेचुरेशन प्रोसेस कर देते हैं। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 नंबर में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये सारी बातें लिख के आनी होती हैं। देखो क्वेश्चन 9 है हमारा, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट।
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम इन मिनट। देखो क्या कह रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, हमने जब काइनेटिक्स पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा कि जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब टोटल टाइम के अंदर यानी पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है रिएक्शन के अंदर। और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या हो रहा है, हमने उसको किस में दर्शाया है, नेगेटिव में। ठीक है, और डेल आर क्या होता है, डेल आर होता है R2 माइनस साइन एज इट इज रहेगा, R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन अपोन में क्या हो जाएगा, डेल टी, यानी जो टाइम है। ठीक है, अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रही है। देखो शुरुआत में क्या थी हमारी 0.03 मोलर सी, 3 मोलर से कहां घटकर क्या जा रही है, 0.02 मोलर जा रही है। तो यहाँ पे जो R1 होगा वो शुरुआत का रेट होगा, यानी शुरुआत में जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो कितनी होगी, शुरुआत के अंदर थी आपकी 0.03 मोलर, और बाद में कितनी हो गई आपकी, बाद में हो गई घटकर 0.02 मोलर आपकी हो चुकी है। और डेल टी जो टाइम दे रखा है कितने टाइम के अंदर, 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर। तो देखो अब क्या होगा, टाइम मिल गया आपको, R2 की वैल्यू मिल गई, R1 की वैल्यू मिल गई, सीधा रिएक्शन में पुट कर दो, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन एज इट इज है, मैंने एज इट इज लगा दिया। R2 कितना है, R2 आपका दे रखा है 0.02 मोलर, माइनस क्या करेंगे R1 कितना है, माइनस 0.03 मोलर। ठीक है, और डिवाइड में टाइम कितना है, 25 मिनट्स। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सॉल्व करने का इनका एक तरीका होता है, देखो किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें आप क्या लिख सकते हैं, 2 बाई माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 2/100 लिख सकते हैं इन्हें, 2/100 लिख सकते हैं, माइनस 3/100 लिख सकते हैं इन्हें, 3/100 लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है 25 है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे इस तरीके से। अब 25 अपॉन में 1 करोगे और इसे ऊपर लेके जाओगे तो पलट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो किस तरीके से हम लिख लेंगे एवरेज रेट को, जो एवरेज रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे निकल जाएगा, देखो माइनस ब्रैकेट में 2/100 था हमारा, एज इट इज लिख दिया, या फिर 100 आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 100 जब आप एलसीएम लोगे तो 2 घटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में, अब वो पलट के ऊपर जा रहा है तो इनटू में क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 - 3 करोगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, -1 अपॉन में 100 रह जाएगा, और इनटू में क्या है, इनटू 1 अपॉन में 25 है ना। तो देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10, 1 अपॉन में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू में 1 अपॉन में 25 है ना। अब इसे क्या कर सकते हैं, देखो 1/25 को अगर आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 1 सेकेंड, इसे आप पहले ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। देखो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। 25 से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं चल रहा है तो हम 0 चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अभी भी नहीं चल रहा है तो 0.10 और चढ़ा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 0 और चढ़ गई, और 25 4 जा 100 कट, तो कितना आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखो 10⁻² इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, है ना। और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। देखो 10 की -2 इंटू 4 अपॉन में 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 अगर ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस में हो जाएगा। तो देखो 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर मिनट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखो हमारा 10th क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2। देखो टाइम, कितना टाइम लग रहा है क्या करने के लिए, डिकम्पोज यानी उसे विघटित करने के लिए SO2Cl2 को। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। कह रहा है कि SO2Cl2 को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो आधा डिकम्पोज कितने समय में होगा, आधा डिकम्पोज होगा वो 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि गिवन में क्या दिखाई दे रहा है, गिवन आपको दिया गया है हाफ लाइफ टाइम, डिकम्पोजिशन का हाफ लाइफ टाइम आपको दिया गया है, टी हाफ कितना दिया गया है, 60 मिनट। और अगर आप इसे सेकंड्स में बनाएंगे तो 60 × 60 कितना बन जाएगा, 3600 सेकंड बन जाएंगे आपके हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है जो डिकम्पोजिशन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, वो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, और देन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपने क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका जो डेरिवेशन निकल के आता है हाफ लाइफ टाइम का, वो क्या आता है 0.693 अपॉन में k, है ना। अब हाफ लाइफ टाइम आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है,
3600। तो देखो अब निकालना क्या है आपको, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो। देखो के की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, 0.693 अपॉन में क्या आ जाएगा, टी हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ टाइम कितना है हमारा, 3600 है, 3600 है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।